जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चयनित चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Q20 20 मिनट में 20 प्रश्न। ये सिंगम सीरीज चल रही है हमारी मॉक टेस्ट 9। इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत बहुत। और मैं आपको ले चलता हूं आपके चहेते चैनल वही पढ़ाई की पंचायत पर। और मैंने आपके लिए जो पहला प्रश्न निकाला है वो प्रश्न ये है आपका कि इनमें से कौन वैशेषिक दर्शन शास्त्र स्कूल से जुड़ा हुआ है। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, वैशेषिक पूछ रहा है आपके। आप जानते होंगे क्या वो पतंजलि है, क्या वो गौतम है, क्या वो कणाद है या जैमिनी है। तो अब पता होगी आपको। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको षड दर्शन पढ़ाई है। षड दर्शन 6 दर्शन पढ़ाए हैं। और इन 6 दर्शनों में मैंने आपको एक क्लास इतिहास के पन्नों से ली थी। तो इसका सही उत्तर क्या कणाद है। क्या सही उत्तर है इसका, कणाद सही उत्तर है। यानी क्या बोल रहे, वैशेषिक दर्शन पूछ रहा है। तो पतंजलि क्या है, पतंजलि का योग है यहां पर। गौतम क्या है, न्याय है, ये आपको पता होगी आपके। और जो जैमिनी क्या है आपके, जैमिनी 2, एक आपका उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। तो इनका आपका कौन सा है आपके जैमिनी का, इनका आपका जो बहुत फेमस है वो मीमांसा है, मीमांसा दर्शन। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, इनको आप याद कर लेंगे। मैंने इतिहास के पन्नों से पिछली क्लास में बता दिया है। ये Q20 सीरीज चल रही है 20 मिनट में 20 प्रश्न। इसलिए इस चैनल पर आप लगातार बने रहेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस सीरीज के आने से धूम मच गई, बच्चों में बड़ी मांग हो गई है। और बड़े पैमाने बच्चे इसके बारे में लगातार एक पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि क्लास बहुत अच्छी है गुरुजी। और भले जितने लोगों ने देखा है उन सबकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया आई है। इसलिए आप लोग प्रश्नों को रट लेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जहां से प्रश्नों का आना तय है। ये इसका उत्तर सही क्या है, ये कणाद है, जो कि इसी कणाद ने थ्योरी दी। वैसे इसी को अणुवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अणुवाद का सिद्धांत यहीं से आया है। कहां से, वैशेषिक दर्शन से। इस क्रम में मैं आपके लिए आगे ले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फतवा फर्स्ट आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक नया संग्रह निम्नलिखित में किस राजा के काल में आया था, लिखा गया। नादिर शाह, औरंगजेब, फिरोज शाह या टीपू। तो सही उत्तर है आपके औरंगजेब। ये फतवाए जहांगीर, ये जो फतवा जो किताब है फतवा आलमगीरी, ये मुस्लिम न्याय शास्त्र की पहली आधिकारिक पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ये पहली आधिकारिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें आधिकारिक पुस्तक मानी जाती है आपके। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस पुस्तक के आने से बड़े पैमाने पर मुस्लिम न्याय शास्त्र की व्याख्या दंड के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में, मुस्लिम कानून के संदर्भ में स्पष्ट सामने आया। नादिर शाह लुटेरा था जिसने करनाल का युद्ध लड़ा। और फिरोज शाह तुगलक की किताब बड़ी पॉपुलर है आपके, ये वाली आपके फुतुहात ए फिरोजशाही। कौन सी, फुतुहात ए फिरोजशाही। ये इनकी आत्मकथा, इसको बयान कर लेंगे, फिरोजशाही, बड़ी पॉपुलर है। और टीपू को मैसूर का बाग, क्या कहते हैं, मैसूर का बाग कहते हैं। ये वही है जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया और अंग्रेजों को धूल चटाई। कौन, टीपू सुल्तान ने। इनके बारे में इतिहास के पन्नों में विस्तार से आपको चर्चा कराऊंगा। फिलहाल जो आलमगीर पुस्तक लिखी है वो औरंगजेब की है। औरंगजेब को कट्टर शासक माना जाता है। और औरंगजेब का शासनकाल वही है जिसके समय कट्टरता फैली और तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। लेकिन औरंगजेब के क्वेश्चन लगातार आते हैं, इन पर चर्चा आपसे आए करूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1960 सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है। क्या लाजपत राय ने, अरविंदो ने, या फिरोज शाह मेहता ने, या दादाभाई नौरोजी ने। तो क्या सही उत्तर आपको माइंड में आ रहा होगा, 1960, यानी श्री अरविंदो ने। जो अरविंद घोष है उन्होंने सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन किया, उसकी अध्यक्षता की और उसमें उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन इसी 1907 में सूरत में ही 1907 में यही दिसंबर में, और जो रास बिहारी, ये रास बिहारी जो घोष है, कौन, ये बोस नहीं है, ये घोष है। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस की जो वार्षिक अध्यक्षता हुई, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ। यहीं पर कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ। यहां पर नरम दल और गरम दल, इसको आप याद कर लेंगे। कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ। कहां पर, सूरत में, वर्ष 1907 में। तो राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया है अरविंदो ने और रास बिहारी घोष ने किया कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। क्योंकि गरमबंदी चाहते थे कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता गरम समुदाय के लोग करें, लेकिन अध्यक्षता की किसने, रास बिहारी घोष ने। और कांग्रेस का विभाजन कहा हुआ है, सूरत में 1907 में से आप याद कर लेंगे। और दादाभाई नौरोजी आप जानते हैं, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। और लाला लाजपत राय को भारत का पंजाब का केसरी कहते हैं, लाला लाजपत राय जी को। या फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है और फिरोज शाह मेहता ने
कांग्रेस की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। इनको जानते हो, ये नरमपंथी नेता रहे। कौन? फिरोजशाह मेहता। इसका सही उत्तर क्या है? अरविंदो। यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन मैं निकाला Q20 में आपके लिए। यहाँ पर निम्न में कौन लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? क्या वो सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या वल्लभ भाई पटेल हैं, क्या सरदार जवाहरलाल नेहरू हैं, या लाल बहादुर शास्त्री हैं? तो आप जानते होंगे इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की। इसको याद कर लेंगे, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर की आपके। और यहीं पर वर्ष 1930 में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और आप जानते हो 26 जनवरी मनाई जाती है, वो इसी दिन की शपथ जो हमने ली थी 26 जनवरी को, इसी के अवसर मनाई जाती है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, आपने जय हिंद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जय हिंद का नारा दिया। और दिल्ली चलो का नारा दिया। और सरदार पटेल को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। ये आपको पता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्री जी वर्ष 1964 से 1966 तक 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और आपने जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसे आप याद कर लेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस के 1929 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने पहली बार अपनी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की। इसे आप रट लेंगे, ये बहुत वेरी मोस्ट है। और इस सम्मेलन कहां हुआ था? रावी नदी के तट पर। कहां? लाहौर में, जो पंजाब की राजधानी थी उस समय। इसे आप याद करके जाएंगे यहाँ से। इस समय अगला क्वेश्चन है आपके, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। क्या नृत्य शैली है, क्या कृषि शैली है, कपड़ा बुनाई या शास्त्रीय है? तो सही उत्तर पैठनी पूछ रहा है आपसे। इसका सही उत्तर है कपड़ा बुनाई। ये शैली यानी कि जो महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर ये कपड़ा बुनाई की शैली है, मेनली कहां होती है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां होती है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शैली है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मेनली होती है। वैसे ये महाराष्ट्र की शैली है, इसको अब याद करके जाएंगे, ये वेरी मोस्ट है। इसके अलावा इस Q20 में आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं। निम्न खालिस्तान जोड़ दिया है गुजरात राजस्थान की एक कपड़ा कला शैली का नाम क्या है? क्या इकत है, क्या बांधनी है, पैठनी है, या चंदेरी है? तो सही उत्तर इसका बांधनी है। ये वाला सही उत्तर का बांधनी है। यानी कि ये गुजरात और राजस्थान दोनों में ये एक कपड़ा कला शैली है। जबकि जो इकत शैली है, आपको जानते होंगे शायद आपके, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पैठनी, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन दिया आपके, कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक बात बताता हूं, जो इकत शैली है वेरी मोस्ट है। इकत को पटोला भी कहते हैं, इकत को पटोला भी कहते हैं। यहाँ पर इकत को, इसको पटोला भी कहते हैं। इसको याद कर लेंगे आपको, पटोला और इकत एक ही बात है। और ये कहां पर है? ये पाटन में, गुजरात के पाटन में होता है। गुजरात के, ये याद करेंगे, गुजरात के पाटन में। और जो आपके चंदेरी है, ये चंदेरी शैली है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश की शैली है आपके। चंदेरी क्षेत्र आपके जानते हो, चंदेरी का युद्ध भी है बहुत पॉपुलर आपके। फिलहाल मैं युद्ध नहीं बता रहा हूं, पर चंदेरी एक कपड़ा कला शैली है। इन चारों को भी याद कर लेंगे। इकत आएगा तो गुजरात, बांधनी गुजरात राजस्थान, पैठनी आएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र, और चंदेरी आएगा तो मध्य प्रदेश। इनको रट कर जाएंगे, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह में मैंने आपके लिए Q20 में अगला 7वां क्वेश्चन निकाला है। हिमोड़, हिमोड़ को अंग्रेजी में मोरन कहते हैं। मोरन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में किसके कारण से होता है? क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो पूछ रहा है आपके मोरन पूछ रहा है। क्या वो हिमनद है, वायु है, नदी का पानी है, भूमिगत पानी है? तो वो हमसे हिमोड़ पूछ रहा है। हिम से बने हुए क्षेत्र आपके आकृतियां होती हैं, आप जानते होंगे। इसी मोरन के चलते कई यू आकार की घाटी, कई सर्क, ये वाला। इसका सही उत्तर पहले बात तो हिमनद है। ये वाला ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। क्या हिमनद बोलते हैं इसको हम लोग। इससे कई यू आकार की घाटियां, यू आकार की घाटी भी बनती है इससे कई सर्क आकृतियां बनती हैं आपके। इससे कई ये मोरन बनते हैं। क्या बनते हैं आपके? ये मोरन बनते हैं आपके, ये मोरन बनते हैं। ये सारे ये सब मृदा अपरदन है किसके? हिमनद के। किसके? हिमनद के। याद कर लेंगे आप लोग। ये सब आकृतियां इसकी जो वेरी मोस्ट है, जो आपको याद करनी है। इस तरह में मैं आपको लेके जाऊंगा अगले क्वेश्चन में Q20 में, जो 8वां क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया 20 मिनट में 20 प्रश्न। इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसको सब्सक्राइब कराइए ताकि मेरी बात ज्यादा पहुंचे। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपके लिए मैं और कुछ क्या करूं आपका ऐसा जो बहुत नया हो जाए। मैंने अपनी समझ से ऐसे प्रश्न निकाले जो एग्जाम में जिनका आना तय है और एग्जाम में आने हैं। ये क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत चर्चा में अभी इस समय आपके। कहां पर? नांदेड़, पोर्ट ब्लेयर, कन्नूर या नागपुर? ये पोर्ट ब्लेयर में सही आई है उसका उत्तर। अंडमान निकोबार में, यानी कि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। पोर्ट ब्लेयर राजधानी इसकी आपको, आप जानते होंगे वीर सावरकर ने अपने जीवन का एक बड़ा समय इसी जेल में बताया, कहा पोर्ट ब्लेयर पर, और इसीलिए पोर्ट ब्लेयर जो क्षेत्र है वो वीर सावरकर जी को समर्पित कर दिया गया है। आप जानते होंगे वीर सावरकर की किताब बड़ी पॉपुलर किताब है आपके, ये इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा अनूठा समय दिया जब लोग अपना मस्ती में जीवन बिताना चाहते हैं, उन्होंने ये जीवन अपना देश के नाम पर समर्पित कर दिया। इसका सही उत्तर क्या है? ये पोर्ट ब्लेयर आपके। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा आपके यहाँ से, इनमें से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है? क्या चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, या अपनी धुरी पर पृथ्वी को घूर्णन, या पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, या सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स? तो अगर पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने में कौन मदद करता है तो आप बताएंगे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा बल है? पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी का, वो वायुमंडल को यथावत रखने में मदद करता है। जानते होंगे ये जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल वाला सिद्धांत है किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। आइजैक न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने दिया है कैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चीजों को बनाए रखता है। आप जानते होंगे चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के इन दोनों की वजह से क्या आता है हमारे यहाँ? ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि आपका आएगा निब एंड टाइड, कि किसकी वजह से ज्वार भाटा आता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे समुद्रों क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, निब एंड टाइड आता है आपके। और जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे घूमती है। आप जान पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार रोटेशन करती है आपके, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। दिन और रात जो होते हैं आपके, ये इसकी वजह होते हैं। पृथ्वी क्या करती है? रोटेशन करती है, यानी कि घूर्णन करती है आपके अपने उस पर, आपके इकाई पर एक्सिस पर करती है आपके, यानी कि धुरी पर करती है आपके, इसलिए दिन और रात होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाएंगे यहाँ से। इसको मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो वहां विस्तार से पुनः अगली क्लास में बताऊंगा। इसका सही उत्तर क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन मैं निकाला आपके लिए Q20 में, ये वाला क्वेश्चन है स्टेलेग्माइट, ये वाला स्टेले, सही कर लेंगे इसको यहाँ पर। ये स्टेले है, ये स्टेग्माइट है, ये मैं दोबारा लिख दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। स्टेग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित किस कारण से होता है आपके यहाँ से? क्या वो हिमनद है, क्या वायु, या सतह का पानी, या भूमिगत? संयुक्त तरह का भूमिगत पानी, यहाँ पर संयुक्त तरह का भूमिगत पानी। ये जो आपके कैल्सियस नाम का पदार्थ होता है जो कि जमीन को भूमि पानी रहता है आपके, वो पानी जम जाता है, उसे कैल्सियस भी कहते हैं आपके, और वो पानी जमा हुआ होता है और वो स्लेग्माइट का एक प्रकार होता है जो कि वहां जम जाता है। इसको बोलेंगे भूमिगत पानी की वजह से ऐसा होता है। इसको आप लोग रटकर जाएंगे यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए, हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता? आप जानते होंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, 3 होते हैं। हेट्रोट्रॉफ के अंदर 3 आते हैं, सर्वहारी, मांसाहारी और आपका शाकाहारी। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको यहाँ पर? उपभोक्ता, ये नहीं होता है इसमें। हेट्रोट्रॉफ के अंदर ये नहीं होता। क्या क्या होता है इसमें? मांसाहारी होता है, सर्वहारी होता है और शाकाहारी होता है। वो कह रहा है कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? उपभोक्ता नहीं होता है। इसको आप याद कर लेंगे। मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं जल्दी जल्दी स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि 20 मिनट में इन 20 प्रश्नों को करा सकूं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं आपको। कुछ बच्चों ने कहा गुरु जी आप बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। तेजी से पढ़ाने का कारण है कि Q20 सीरीज चल रही है, ये जल्दीबाजी का जमाना, जल्दी का जमाना है। जल्दी से क्वेश्चन समझिए और जल्दी से इसका उत्तर निकालिए इसका। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। अगला क्वेश्चन निकाला मैंने आपके लिए, इनमें किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान को, ये जो लिखित संविधान के रूप को कहां से प्राप्त किया है? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या यूएसआर से, यूके से, यूएस, जापान से? आप जानते होंगे भारत ने ये संविधान लिखित वाला यूएसए से लिया, यानी अमेरिका से लिया। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का। क्वेश्चन आएगा दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का है? भारत का। भारत के संविधान में बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये ध्यान देंगे बात को, इतना। और भारतीय संविधान 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रही। बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अमेरिका संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसे आप याद कर लेंगे। बहुत वेरी मोस्ट है। इस क्रम में मैं आपके लेके जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसी राज्य की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किससे रिपोर्ट प्राप्त करते हैं? कि 356 के अंतर्गत वो वहां आपातकाल इमरजेंसी लगा देते हैं। क्या वो विधानसभा के चेयरमैन है, क्या वो न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, क्या महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल, या गवर्नर है? एक संयुक्त आपके माइंड में आ रहा होगा, संयुक्त क्या है? गवर्नर। क्या उत्तर सही का? राज्यपाल। राज्यपाल को हमारे यहाँ गवर्नर भी कहते हैं। आप जानते होंगे
राज्य के मुखिया को गवर्नर ऑफ स्टेट कहते हैं। राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है और राज्यपाल ये रिपोर्ट लगा दे कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं आपके, और सारी व्यवस्था केंद्र के अधिकार में आ जाती है। और राज्यपाल केंद्र की ओर से अर्थात राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस राज्य का शासन चलाते हैं। इसको रट लेंगे और मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो मैं आपातकाल पढ़ाऊंगा भाग 18 में 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तीनों पढ़ाऊंगा। नेशनल इमरजेंसी और आपका प्रेसिडेंट इंपोज रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों पढ़ाऊंगा आपके संविधान के पन्नों से। आपको बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, हमारा वो विश्लेषण है, बहुत विशिष्ट है। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्या वो प्राथमिक क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, या द्वितीय तृतीय दोनों है? तो आप जानते होंगे जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति वाला पार्ट कहाँ आएगा? तृतीय क्षेत्र में। कहाँ आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा, यानी कि जो सेवा क्षेत्र वाला पार्ट होता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र, कृषि है, मत्स्य पालन है आपका, और मुर्गी पालन है आपके, ये सब पशुपालन है, ये सब काय में आएंगे? ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, ये सब इसमें आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मैटर वगैरह वाला इसमें आएगा। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा आएगा। तो अचल संपत्ति काय में आएंगी? अचल संपत्ति हॉस्पिटल, होटल, बैंक, बीमा, संचार सेवाएं, अचल संपत्ति काय में आएंगी? ये तृतीय क्षेत्र में आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस समय मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला पार्ट है भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना 1944 में आई। यहाँ पर प्रमुख पूंजीपति वर्ग ने बनाया है। इसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? क्या मैसूर योजना, कलकत्ता योजना, इलाहाबाद या बॉम्बे? आप जानते हो 1944 में हमारे यहाँ बॉम्बे प्लान नाम से योजना आई। इसका सही उत्तर डी है। इसे कहते हैं हमारे यहाँ बॉम्बे योजना। क्या कहते हैं इसको? इसे हमारे यहाँ बॉम्बे योजना कहते हैं। इसको सब मेरे विद्यार्थी, जितने प्यारे विद्यार्थी सारे मेरे याद करके आएंगे, इसको 1944 की योजना है। और आप जानते होंगे नियोजन के क्षेत्र में हमने सबसे पहले बड़ी पहल कब करी? 1934 में, जब भारत के लिए नियोजित, ये रहा, नियोजित अर्थव्यवस्था नाम की पुस्तक लिखी गई आपके। और किसने लिखी है पुस्तक? इसको मेरे कहने से नियोजन के क्षेत्र में पहला प्रयास है 1934 में एम विश्वेश्वरैया। इसको आप मेरे कहने से मेरे सारे विद्यार्थी रटेंगे। इन्होंने पहली बार नियोजन का प्रयास किया। इसे बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पहली बार प्लानिंग के क्षेत्र में की गई पहल है। और इसी क्रम में कई सारी पहल 1938 में आई हमारे यहाँ पे, जब राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी आपके, और वो सुभाष चंद्र बोस की बड़ी पहल थी। और उसके अंतर्गत आप जानते होंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बनाए गए आपके, बहुत वेरी मोस्ट था। वो 1938 की बात हो रही है आपके। ऐसे हमारे यहाँ कई सारे प्रोसीजर रहे आपके। और वो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने अपनी निगरानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे ही 1944 में बॉम्बे प्लान आया। ये बंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों का एक समूह था, जिसे भारत के लिए नियोजन के संदर्भ में योजना प्रस्तुत करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। ये Q20 चल रहा, तेजी से बढ़ा रहा हूं आपको। पारा थर्मामीटर कार्य करने का सिद्धांत क्या है? गर्म करने पदार्थ के घनत्व में बदलाव आ जाता है, गर्म करने पदार्थ का विस्तार हो जाता है, या पदार्थ का उसमें संबंधित प्रतिरोध होता है, या गर्म करने पदार्थ द्रव्यमान बदलाव आता है। सही उत्तर क्या है इसका? गर्म करने पदार्थ का विस्तार। ये बी सही उत्तर है इसका। यानी कि आप जानते होंगे पारा थर्मामीटर किसने दिया है? गैब्रियल। किसने दिया है? ये गैब्रियल फॉरेनहाइट। क्या नाम? गैब्रियल फॉरेनहाइट नाम के हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं आपके, वैज्ञानिक। इन्होंने पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया, और इन्होंने कहा गर्म करने पदार्थ का विस्तार होता है। आप जानते हैं थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैसे पारा ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसे हीट मिलती है उसको, तो पारा ऊपर की ओर मूव करता है आपके, और ऊपर मूव करने मालूम पड़ जाती है कि टेम्परेचर क्या है आपके। बहुत वेरी मोस्ट है, इसे इंपॉर्टेंट मान लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। अगला प्रश्न मैंने निकाला Q20 में आपके लिए। इनमें कौन सा एक परमाणु के नाभिक में शामिल होता है? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? तो परमाणु के नाभिक में रट के जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं आपके, और इलेक्ट्रॉन से चारों ओर से बाहर से घेरे रहते हैं आपके। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रट कर जाएंगे इसको, और न्यूट्रॉन चारों ओर से बाहर से घेरे रहते हैं आपके। और नाभिक में क्या मिलेंगे? नाभिक माने न्यूक्लियस। नाभिक माने न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे आपके? प्रोटॉन और, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन शामिल होता है, उससे मिलकर के वो बनता है आपके
जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके जाएंगे यहाँ से इस वाले पार्ट को। इसका मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला है, ठोस को उनके कणों की व्यवस्था मौजूद आदेश की प्रकृति के आधार पर यहाँ पर किस रूप में वर्गीकृत किया है, इसका सुचालक और इसके लिए या क्रिस्टलीय तौर पर आपके या आपके कौन सा वाला ये धातु या नारे के तौर पर या चुंबकीय या गैर चुंबकीय, बहुत वेरी मोस्ट है। इसको इसका सही उत्तर है क्रिस्टलीय या अनाकार, ये वाला आपके लिए जानकारी बता। क्रिस्टलीय एक अंग्रेजी का वर्ड है और अनाकार का वर्ड है हिंदी का वर्ड है, आप जानते होंगे। अनाकार ठोस पदार्थ का होता है, लेकिन इसको अनाकार ठोस पदार्थ का होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है। किसका? इसका आकार अनिश्चित होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी इसकी प्रकृति मिश्री की तरह होती है, इसकी प्रकृति मिश्री की तरह होती है और इसका आकार अनिश्चित होता है। मैं कहा अनाकार ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, मिश्री की तरह होती है। इसको आप याद कर लेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेकर आया मैं Q20 में आपके लिए, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। किसके द्वारा? सेलुलर स्वादन के द्वारा, ग्लाइकेशन के द्वारा, फॉर्मुलेशन के द्वारा, फास्फोरिलेशन के द्वारा या पायरुवेट ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? ग्लाइकेशन। क्या है इसका उत्तर? जो ग्लाइकेजन होता है, ग्लाइकेजन या ग्लाइकोजन होता है आपके, इसके द्वारा ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्करा की गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। इसको आप याद करेंगे यहाँ से, इसको वेरी मोस्ट है। ऐसे ही मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ Q20 में और मैं आपके लिए पहले से ही एक मैंने पुष्पा झुकेगा नहीं और क्वेश्चन और सिलेक्शन रुकेगा नहीं, मैंने पीईटी के लिए चला रखा, वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए रट कर जाएंगे इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई विद्यार्थी इस चैनल से हटेगा नहीं। मैं पहले बताया, आपने अगर मेरे क्वेश्चन याद कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। इस चैनल को अपने प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, साइंस का बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है आपके साइंस वाले बच्चों से। ये वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हाल के दिनों में साइंस की कई प्रकृतियां पॉपुलर रही हैं। अगर आप प्रचलन में रहे आपके, तो अभी गैलीलियो गैलीली का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा रहा है? गैलीलियो गैलीली का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा रहा है, जिसके लिए उन्हें दुनिया में सबसे पहले पहचाना गया? इसका उत्तर बताइए और जल्दी तेजी से कमेंट के माध्यम लिख के बताओ मुझे। अगली क्लास में बताऊंगा गैलीलियो गैलीली ने कौन सा इन्वेंट किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तब तक आप सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और आज की इस पंचायत में इतना ही। और आप उन लोगों को जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।